नमस्कार साथियों। आज प्रधानमंत्री ने बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है। हालांकि ये योजना बिहार सरकार के सौजन्य से चलाई जाएगी। इसमें स्वरोजगार प्रारंभ करने वाली महिलाओं को 10,000 रुपये तक की सरकारी सहायता दी जाएगी ताकि वह अपने व्यापार को प्रारंभ कर सके, उसका संचालन कर सके तथा औरों को भी उससे रोजगार दे सके। सरकार ने इस इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही चुना है। हालांकि इसमें 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त के पैसे डाल भी दिए गए हैं, जो कि डीबीटी ट्रांसफर के द्वारा किया गया है। इस पैसे से अपना परिवार, छोटा मोटा कारोबार, दुकान, सिलाई बुनाई जैसे कार्य कर सकेंगी और लोगों को भी ये रोजगार दे सकती है। यदि महिलाओं द्वारा इसका उचित प्रयोग किया गया तो सरकार इस पे 2 लाख तक की सहायता राशि देने की बात कह रही है। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उससे बिहार में रोजगार की वृद्धि करना तथा एक आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की ओर आगे बढ़ना है। इसके लिए जो आयु सीमा है वह 18 से 60 वर्ष तक की रखी गई है। इसमें 7500 करोड़ की राशि अभी वितरित भी कर दी गई है। जो हालांकि जिस हिसाब से ये राशि या फिर यह कार्यक्रम किया गया, उसे कल जो कांग्रेस के द्वारा संकल्प पत्र प्रकाशित किया गया था उसका प्रतिवाद भी कहा जा सकता है। कल कांग्रेस ने और तेजस्वी के सहमंच से यह कल एक संकल्प पत्र प्रकाशित किया था, जो कि अति पिछड़ों, महिलाओं, ओबीसी, एसटी के लिए था। और बीजेपी ने आज उनके लिए कह लिए एक सौगात ही दे दी। हालांकि विधानसभा चुनाव के किनारे होते इस प्रकार की योजनाओं का आना एक आम बात है। महिलाओं को साधने की नीति भाजपा या कहें तो एनडीए पूरे देश में अपना चुकी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश चुनाव में लाडली बहना योजना, उसके बाद महाराष्ट्र में मातृ ऐसे कुछ वंदना योजना, और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, लगभग भाजपा शासित सभी राज्यों में, फिलहाल की स्थिति में हरियाणा में जो चुनाव हुए वहां पे भी इस प्रकार की योजना का वादा किया गया था और योजना का लाभ भी दिया गया है। हालांकि इस प्रकार की योजना एक लोकतंत्र के लिए थोड़ी घातक तो हो सकती है, लेकिन फिर भी इससे महिलाओं की जीवन स्तर में सुधार, उनके खान पान में सुधार, साथ ही उनके रहन सहन में सुधार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि ये कितना कारगर रहेगा ये देखने की बात रहेगी, लेकिन भाजपा को चुनाव के किनारे किनारे ही इस प्रकार की नीतियां क्यों सूझती हैं, ये थोड़ा समय से या फिर थोड़ा समझ से परे है कहा जाए तो इसमें संशय नहीं होगा। क्योंकि भाजपा जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस समय भी अपनी योजनाएं यदि इस प्रकार से ही सिर्फ और सिर्फ महिला युवाओं के वोट को टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाई जाए तो इससे देश का विकास और आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ सपना ही रह सकता है। इसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर युवाओं को, महिलाओं को और कारोबारियों को अच्छी छूट, अच्छे शिक्षा विकल्प, रोजगार के लिए अच्छे अवसर, साथ ही नवीन शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता में ध्यान देने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन मात्र कोशिश है जो कि संभवतः कागजों में ही है। देखने की बात है कि बिहार जो एक बीमारू राज्य है वह अपनी इस योजना से कितनी आगे की सीढ़ी को तय करता है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि कुछ महीनों बाद इसका फायदा एनडीए को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ विधानसभा बिहार के नहीं है, वह संभवतः हो सकता है कि लोकसभा में या फिर कहा जाए तो केंद्र में एनडीए की स्थिति को भी नियत या फिर नियंत्रित कर सकता है। नीतीश कुमार जो कि कहते हैं कि वहां से उन्होंने जंगल राज समाप्त किया है। हालांकि कुछ महीनों पूर्व भी वहां पे एक अस्पताल में कुछ गुंडे बंदूक लहराते दिखाए गए थे, लेकिन फिर भी उनका इस टाइप का कहना या इस तरीके से कहना है कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का दंगा या फिर कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं होती हैं। तो देखते हैं कि आगे इसमें वह कितना सुधार लाते हैं
और क्या नहीं ला पाते हैं। आपकी जो भी राय हो इसमें आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली खबर की ओर यदि हम आगे बढ़े तो इसमें जानते हैं कि लद्दाख हिंसा मामले के लिए सोना वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी का मुख्य मतलब उन्हें ही लेह हिंसा का मुख्य आरोपी या अभियुक्त आरोपी बनाया जा रहा है। देखने की बात रहेगी कि इसके आरोपी कौन कौन होते हैं और कौन नहीं। हालांकि इसमें मुख्यतः सरकार की गलती भी निकल सकती है, क्योंकि सरकार ने समय रहते बातचीत तो स्थापित की है लेकिन उसका सार्थक अर्थ नहीं निकाला, तो ही ये हिंसा का परिणाम है। देखने की बात है कि सरकार इसके में इस हिंसा के लिए या फिर इस जिन मुद्दों के लिए हिंसा हुई उसके लिए क्या कदम उठाती है ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट और ब्रांडेड दवाइयों पे 100% टैरिफ लगा दिया है, जो कि भारत की निर्यात को प्रभावित करता है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सी दवाइयाँ भारत से ही निर्यात की जाती हैं। देखने की बात रहेगी कि आगे इसमें क्या होता है, इससे दवा उद्योग को कितना असर पड़ता है, क्योंकि भारत जो है कहा मैंने कि बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका को दवाइयाँ निर्यात करता है। इसी तरह आज की खबर रही कि यूके एसएससी मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और साथ ही जो मुख्य आरोपी था उसके घर को जमींदोज कर दिया है। देखने की बात है कि घर को बुलडोजर से उड़ा देना और साथ ही उसके परिवार को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ये कहाँ तक की एक सही बात है। और साथ ही यदि ये सही है तो उसमें छात्रों को न्याय कहाँ मिला? छात्रों को तो न्याय नहीं मिला ना। छात्रों ने साल भर सालों साल उस परीक्षा के लिए तैयारी किए, पेपर देने के लिए बैठे और जब पेपर दे के निकलते हैं या उसके पहले ही उन्हें एक खबर आती है कि ये पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है जो आया था। जिस प्रकार की घटनाक्रम देश में चल रहे हैं वह बहुत ही पेपर लीक से संबंधित जो घटनाक्रम चल रहे हैं वो बहुत ही घातक हो सकते हैं, क्योंकि यह अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं के द्वारा ही पड़ोसी राज्यों में तख्तापलट किया गया है। हालांकि भारत जैसे बड़े देश में इस प्रकार का घटनाक्रम करना बहुत मुश्किल या कहा जाए तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी युवा आक्रोश चुनाव में आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। इसलिए इसमें सुधार बहुत ज़रूरी है। पेपर लीक अब वही है कि पेपर लीक अब मेहनत नहीं, आउट ऑफ सिलेबस इसे कहा जा सकता है। पेपर का हाल वही है जैसा सोशल मीडिया पर गानों का होता है कि रिलीज से पहले ही वो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएंगे। सोचिए, छात्र महीनों पढ़ाई करते हैं और पेपर कुछ रुपयों में संपन्न व्यक्ति खरीद लेता है। जो एक गांधीवादी विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति तक सब चीज या फिर हर योजना का लाभ पहुंचे, तो वह लाभ कहाँ तक पहुंच रहा है? अंत्योदय की जो भावना है उसमें ये कहाँ तक सार्थक है? ये प्रश्न सरकार से किया जाना बहुत जरूरी है। पूरा मामला इस प्रकार है कि 21 सितंबर को यूके एसएससी का एग्ज़ाम था। जो एग्ज़ाम देने से पहले ही छात्रों को वह पेपर यूट्यूब या मतलब सोशल मीडिया में घूमते मिल गया। इससे समझ आया कि पेपर लीक हो चुका है। अब ये पूरा गिरोह जो इस प्रकार का एक बड़ा गिरोह है, ये किस तरीके से काम करता है यदि इस पे हम जाएँ, तो ये गिरोह जो है सीधे बोर्ड जैसे जो भी बोर्ड है जो परीक्षा ले रहा है, उस बोर्ड के ही अधिकारियों से या फिर कर्मचारियों से सीधे संपर्क में रहता है, ताकि एग्ज़ाम पेपर मिले और उसे जो उसकी अच्छी कीमत देंगे उन्हें दिया जाए। और इस पे हालांकि 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। छात्रों की मांग ये है कि इसमें सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी तो संभवतः है कि सच सामने आ सकता है। अभी की स्थितियों में छात्र का ये कहना है कि यदि राज्य करता है तो संभवतः ये है कि इसमें कुछ आपसी या फिर सरकार से संबंधित लोग भी इसमें सामने इनका नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि फिर भी राज्य की एसआईटी गठित हो चुकी है। राज्य ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि हम दोषियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसमें कितना
कितने अच्छी तरीके से कार्रवाई होती है, ये देखने की बात रहेगी। इसके मुख्य आरोपी है खालिद मलिक और जो यूके चीफ मिनिस्टर है, संभवतः उन्होंने इसे एक घिनौना अपराध बताया तो है और दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सोचने की बात है कि जब इस प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं, तो हम उस प्रकार का सुरक्षा तंत्र या पेपर में उस प्रकार की कड़ी निगरानी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम चुनाव में तो ईवीएम जैसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि उस पर भी आरोप तो लगते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ईवीएम जैसी एक विश्वसनीय मशीन का उपयोग करते हैं तो और सिक्योरिटी रखते हैं, तो एग्जाम पेपर के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए इस प्रकार का कुछ नया इनिशिएटिव क्यों नहीं, ये सरकार से प्रश्न बनता है। हम देख चुके हैं कि हाल के कुछ समय में नीट, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग और केंद्र का एसएससी भी इस भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा हो चुका है। बीच में दिल्ली में एसएससी के लिए भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं कि उन्होंने उस प्रकार की कंपनी को ठेका दे दिया, संभवतः जिसको एग्जाम कराने का एक तरीका भी नहीं पता है। जो कंपनी बीजेपी शासित राज्यों में ही एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसे ही केंद्र का ठेका क्यों दिएगा? इस प्रकार के कई क्वेश्चन खड़े हुए। हालांकि इसकी चर्चा हम आज नहीं कर रहे हैं, हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन फिर भी ये युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उम्मीदवारों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, जो कि सीधे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोई भी युवा सरकारी नौकरी की तैयारी अपने अंदर एक जज्बे के साथ स्टार्ट करता है, ताकि उसे एक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिल सके, साथ ही वह अच्छे से जीवन यापन अपना कर सके। और इस प्रकार की स्थितियां यदि सामने आती हैं, तो उस गरीब का क्या, जिसके पास संभवतः उस खरीदे बुक के, उन क्लासेस के, या फिर उस पूरी जो प्रक्रिया है परीक्षा की, उस प्रक्रिया के खर्चे के पैसे नहीं है, और वो जैसे तैसे करके उस परीक्षा में सम्मिलित होता है, और फिर उसके बाद उसे इस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है कि पैसे वालों के पास ही पेपर है और उसके पास कुछ नहीं, उसके हाथ खाली। यह विषय सोचनीय है। आपकी जो भी राय हो, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं नयन बघेल, आप देख रहे थे द न्यूज पंच। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के साथ बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।